हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक को जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कौन था और मोहम्मद बिन तुगलक कहां से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम दोस्तों उसकी अचीवमेंट्स को भी देखेंगे, उसकी फेलियर्स को भी देखेंगे और जो उसने दोस्तों महान काम किए हैं लिटरली। हाँ दोस्तों, उसने जो भी काम किए अच्छे अच्छे या बुरे बुरे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे अच्छे से। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो हल्की सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हिस्ट्री का, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इससे एक भी चीज़ अगर हमारी छूट जाती है दोस्तों, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी दोस्तों। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखते बिना स्किपिंग के लिए, तो ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था कौन? देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने गयासुद्दीन तुगलक को बताया था, और गयासुद्दीन तुगलक का ही लड़का दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है। मतलब जो मैंने जौना खान और उलूग खान बताया था, वही आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल एज्यूम कर लेता है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खान ने ही अपने पापा को मरवा दिया था। मतलब गयासुद्दीन तुगलक को एक कॉन्स्पिरेंसी के चलते उसने अपने पापा का यानी उनको ख़त्म कर दिया था वुडन पैलेस के अंदर ही। यानी हाथियों से उसने जो वुडन पैलेस था उसको तोड़वा दिया और वहीं पर उसके पापा मतलब गयासुद्दीन तुगलक दब के मर गया। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं। मोहम्मद बिन 1325 टू 1351 एडी तक मोहम्मद बिन तुगलक था। समझ लिए जब तक 25 साल। तो 25 साल बहुत होता है दोस्तों, यानी कुछ भी अच्छा ऐसे ऐसे काम कर सकता था मोहम्मद बिन तुगलक की उसको याद रखे हिस्ट्री में। लेकिन बट उसने ऐसे ऐसे काम किए कि याद रखा जाए तो उसको हिस्ट्री में, बट पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। दोस्तों जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक संस्कृत और पर्शियन दो ऐसी भाषाओं में बहुत गुणी था। उसको ये दोनों भाषा बहुत अच्छी तरीके से आती थी। लेकिन फिर भी जो इतिहासकार है, जो हिस्टोरियंस है, वो उसको दोस्तों एक इंटेलिजेंट इडियट बोलते थे। होगा तभी तो बोलते रहे। हाँ दोस्तों, वो पता नहीं क्यों बोलते रहे। अब उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि क्यों उसको इंटेलिजेंट इडियट का जो टाइटल दिया गया था हिस्टोरियंस के द्वारा, वो क्यों दिया गया था। दोस्तों एक ग्रेट मोरक्को ट्रैवलर है इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत में आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और दोस्तों साथ ही साथ उन्होंने उनको चाइना भी भेजा था एज एन एम्बेसडर। दोस्तों इब्न बतूता ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है खुद की, जो है रेहला। आपने नाम सुना होगा, आप में से बहुत से लोगों ने, अगर आप हिस्ट्री को फॉलो करते हुए आए हैं तो दोस्तों रेहला नाम की बुक आपने ज़रूर सुनी होगी। तो जो रेहला है दोस्तों इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। इस बुक में दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी फेलियर्स, जो भी नाकाम कोशिशें हैं, वो सब उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों बर्नी भी बहुत बड़े हिस्टोरियन है दोस्तों, बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है। उन्होंने भी दोस्तों अपनी बुक में मोहम्मद बिन तुगलक के जो 5 ग्रेट प्रोजेक्ट्स थे, बहुत ही बड़े ग्रैंड लेवल के प्रोजेक्ट्स थे, जो ग्रेंड तरीके से फेल हो गए दोस्तों, उनको सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझाया है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक एक करके वो प्रोजेक्ट्स को हम जानेंगे कौन से वो ऐसे 5 प्रोजेक्ट थे जो मोहम्मद बिन तुगलक को ये साबित करते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट इडियट था। दोस्तों जो पहला प्रोजेक्ट था वो था चेंज ऑफ कैपिटल। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपना जो राजधानी थी उसको फैसला किया बदलने का। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी जाने का फैसला किया, दिल्ली से देवगिरी को कैपिटल ट्रांसफर करने का फैसला किया। दिल्ली जो है दोस्तों वो नॉर्थ में पड़ती है इंडिया के, और जो देवगिरी दोस्तों वो थोड़ा साउथ में आ जाती है, मिडिल इंडिया में बोल सकते हो उसको, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। फिर दोस्तों क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो देवगिरी है, देवगिरी का नाम बदल के वो दौलताबाद रख देता है। और ये 1327 AD की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलता है पूरी दिल्ली के जो रहने वाले उनसे, वो बोलता है कि सब लोग अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध लो और सब लोग दिल्ली से चलते हैं दौलताबाद की तरफ। तो दोस्तों आप विश्वास करिए कि एक भी कुत्ता नहीं बचा था दिल्ली में। दिल्ली पूरी तरीके से खाली हो गई थी। सब लोग अपने जानवर, अपने भाई बंधु सबको यानी साथ लेकर वो दौलताबाद शिफ्ट हो गए थे दोस्तों। ये बात खुद दोस्तों बर्नी और इब्न बतूता ने अपनी बुक्स में लिखा है कि दिल्ली पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी जब ये फैसला सुल्तान ने लिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1335 AD आता है और वापस पता नहीं वो उसका दिमाग सनक जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और वो वापस बोलते हैं कि चलो यार यहाँ मन नहीं कर रहा, अपन लोग वापस दिल्ली चलते हैं। तो वो वापस अपना जो भी बोरा बिस्तर था वो उठा के दिल्ली के लिए रवाना हो जाते। लेकिन कुछ लोग दोस्तों वो रुक जाते देवगिरी में ही, जो कि दौलताबाद नाम शिफ्ट करके रख दिया गया था। तो कुछ लोग दौलताबाद में ही रुक जाते हैं। वो बोलते कि अब हम नहीं जाएंगे, पागल सन की राजा है, इसकी बात में हम क्यों सुने। तो अब वो लोग नहीं जाते। और बाद में ही दोस्तों जब मैं आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में बताऊंगा, जो
1536 के आसपास विजयनगर अंपायर आता है दोस्तों। उसके बाद जो बहमनी किंगडम या गोलकोंडा किंगडम ये सब जो बचता है दोस्तों, वो यही लोग जो बच जाते हैं दौलताबाद में, यही लोग आपस में बना लेते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों 1330 AD 1330 AD। अब मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है यार कि चलो अब अपन लोग जो करेंसी है उसको चेंज करते हैं, टोकन करेंसी कर देते हैं। तो वो इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे उनकी बहुत ही शॉर्टेज आ गई थी उसके एम्पायर में, उसके किंगडम में। जो सोने और चांदी के सिक्के थे वो बहुत कम मात्रा में बचे हुए थे और वो बहुत ही एम्बिशियस पर्सन था मोहम्मद बिन तुगलक। वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया को खरीद ले, लेकिन उसके पास सोने और चांदी के सिक्के उतने पर्याप्त थे नहीं कि वो पूरी दुनिया को खरीद पाए, इसलिए वो स्टोर करके रखना चाहता था। तो उसने बोला कि काम करते हैं कॉपर और ब्रास के सिक्के, यानी तांबे के सिक्कों को हम इन्वेंट करते हैं और तांबे के सिक्कों को हम पूरे मार्केट में चलाएंगे और सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों को हम बचा के रखेंगे। देखिए ये उसने सोचा, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन ये जो भी सोचता रहा उसका उल्टा हो जाता रहा। अब हुआ क्या दोस्तों कि तांबा जो था वो बहुत ही ईजिली लोगों के घर में पाया जाता था। उस समय हिंदूस जो थे दोस्तों, यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक का काल था दिल्ली सल्तनत में, हिंदूस के घर में दोस्तों बहुत सारे तांबे के बर्तन हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे दोस्तों कि तो तांबे होते रहे उनको गला के वो सिक्के के आकार में बदल दिया करते थे। अब इससे क्या हुआ, जो मार्केट में पूरे किंगडम में तांबे के सिक्के इतने हो गए कि जो वैल्यू होती है दोस्तों पैसों की वो और कम हो गई। अब हुआ क्या इससे दोस्तों कि जो 1 रुपए की चीज़ मिलनी थी वो अब 100 रुपए की मिलेगी, क्योंकि अब पैसे बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाद में इसको अबॉर्ट कर देता है। ये जो उसने फैसला लिया है इसको बाद में ख़त्म कर देता है। थर्ड आता है दोस्तों इंक्रीजिंग टैक्स एंड दोआब रीजन। देखिए दोआब क्या होता है, जब कोई दो नदी के बीच में एक जगह बचती है, जितना भी लैंड बचता है उसको दोआब बोला जाता है दोस्तों। तो उसने क्या किया था, जो गंगा यमुना नदी के बीच में जो जगह खाली थी उसको दोआब था बोला जाता है। जो गंगा यमुना दोआब के जो किसान थे वहां पर खेती करते थे तो उनका जो टैक्स था उनको बढ़ा दिया था, करों को उसने बढ़ा दिया था। इससे हुआ क्या दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सोचा था कि इससे जो है खजाना हमारा और बढ़ेगा, टैक्स आएगा तो हम क्या कर पाएंगे कि हम और अच्छे काम कर पाएंगे पैसे को इन्वेस्ट करके। लेकिन इसका भी हुआ उल्टा। जो टैक्स देने के लिए जो फार्मर्स थे उनके पास पैसे ही पहले पैसों की कमी हुआ करती थी और उसने टैक्स बढ़ा दिए तो उससे और उनकी स्थिति जो है वो और खराब होती गई। तो इससे क्या हुआ, जितने भी फार्मर्स थे कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया दोस्तों, क्योंकि इतना भारी टैक्स देना उनके बस की बात नहीं थी। तो वापस इसको अपना जो ये तीसरा ग्रेट प्रोजेक्ट था इसको भी अबॉर्ट करना पड़ा। अब तक दोस्तों मैंने आपको जो तीनों ग्रेट प्रोजेक्ट्स बताए मोहम्मद बिन तुगलक की, डोमेस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत आता है। मतलब एक होती है डोमेस्टिक पॉलिसी, एक होती है फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने अभी तक ये जो तीनों बताई डोमेस्टिक पॉलिसी कहलाती है, यानी अपने किंगडम के अंदर ही ये सब कार्य उसने किया। अब आती है फॉरेन पॉलिसी, मतलब अब वो देश अब अपने किंगडम से बाहर निकल के, अपने देश से बाहर निकल के वो बाहरी जो भी उसने काम किए ग्रेट प्रोजेक्ट्स उसके 2 बचते हैं। वो क्या थे अब मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का चौथा ग्रेट प्रोजेक्ट आता है जो है इन्वेशन ऑफ खुरासान। देखिए दोस्तों इन्वेशन ऑफ खुरासान है क्या। इन्वेशन ऑफ खुरासान मतलब देखिए ईरान और इराक 2 ऐसे देश थे जहां पर जो चंगेज़ खान थे उसके डिसेंडेंट्स का हक था। मतलब जो चंगेज़ खान के वारिस थे वो वहां पर अपना हक जमा के बैठे हुए थे। उनमें से उसका एक वारिस था दोस्तों हुलागू खान, जिसके अंदर ये ईरान और इराक ये 2 ऐसे देश थे और उसके आसपास की भी जो टेरिटरी थी वो उसके कब्जे में थी। तो होता क्या है दोस्तों, उस समय इंडिया और यूरोप का जो ट्रेड था दोस्तों वो इसी रास्ते के बीच से होते हुए जाता था। लेकिन ठीक था, चलो ट्रेड होता रहा, लेकिन जो ट्रेड होता रहा दोस्तों वो बहुत ही गंभीर स्थितियों में किया जाता था। यानी उनके सामानों को रोक लेना, उनके सामानों को लूट लेना, तो ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्यों ना हम ईरान और इराक के पार्ट को खुद ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि जो ख्वारिज्म और इजिप्ट के जो सुल्तान थे उनसे हाथ मिला लेता और ये तीनों मिलकर एक अलायंस बना लेते जो मंगोल के खिलाफ लड़ेंगे और मंगोल को इन दोनों एरिया से निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे और ये दोनों एरिया अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक से ये दोनों यानी असहमत हो जाते हैं ख्वारिज्म और इजिप्ट के सुल्तान और बोलते कि अब हमें तुम्हारा साथ नहीं देना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अकेले पड़ जाते हैं। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कम मत समझना, उसने 3,75,000 यानी 3,75,000 की जो आर्मी उसको खड़ा कर दी थी। आप जरा सोच के देखिए, अगर ख्वारिज्म और इजिप्ट के दोनों सुल्तान अगर हमारा साथ दे दिए होते तो आज ईरान और इराक के भी कुछ पार्ट हमारे इंडिया के पास भी होते दोस्तों। अब दोस्तों आखिरी और 5वां ग्रेट प्रोजेक्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो था दोस्तों कराचिल इन्वेशन। अब ये कराचिल इन्वेशन क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ।
अब दोस्तों कराची इन्वेशन में होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि जो चाइना उस समय बहुत फल फूल रहा था, बहुत अच्छी बड़े पैमाने पे उसकी ताकत थी, तो वो सोचता था कि क्यों ना चाइना को भी अपने कब्जे में कर ले। चलो पूरा चाइना को ना कर पाऊँ लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट्स उसके अपने अंडर में कर लूँ। तो उसने कराची इन्वेशन की शुरुआत करता है दोस्तों। ये एक मिशन था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का जो बहुत ही बड़ा बोला जाता है, खुरासान इन्वेशन से भी बड़ा था। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये भी उल्टा पड़ जाता है। ये होता ही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग परेशान हो जाते हैं उससे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो कुछ ट्राइबल्स थे दोस्तों, वो उनसे मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत परेशान हो जाते हैं और बोलते कि इसको यहाँ से अलग कर देना चाहिए। तो उनका प्रोटेस्ट वहाँ से चालू हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये प्लान भी अबॉर्ट करना पड़ता है और ये जो उसका मिशन था ये भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जितना था, जो अचीवमेंट्स है, जो भी फेलियर्स थे, उसके अचीवमेंट्स तो कुछ थे ही नहीं, जो भी फेलियर्स थे मैंने आपको सब अच्छे से समझा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की हिस्ट्री आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको ज़रूर मिल सके और आप वीडियो को देख सकें और नॉलेज ले सकें। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, नमस्ते।